अच्छा जी, तो अब हम थर्ड वीडियो के अंदर ही ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि द रोल ऑफ एल्गोरिथम्स इन कंप्यूटिंग। तो बेसिकली एल्गोरिथम की अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एनी वेल डिफाइंड कंप्यूटेशन प्रोसीजर दैट टेक्स सम वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज़ एज इनपुट एंड प्रोड्यूसेस सम वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज़ एज आउटपुट। एल्गोरिथम क्या है? कंप्यूटेशन प्रोसीजर है जो कुछ इनपुट लेता है और कुछ आउटपुट जनरेट करता है। एल्गोरिथम कैन बी अ टूल फॉर सॉल्विंग वेल स्पेसिफिक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। तो फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग एक प्रॉब्लम है। सॉर्टिंग प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको कुछ नंबर्स दे दिए जाएं, सीक्वेंस ऑफ एन नंबर्स दे दिए जाएं, तो आपने उसको एक ख़ास परमिटेशन में कन्वर्ट करके प्रोड्यूस करना है। और इस तरह प्रोड्यूस करना है इन अ सीक्वेंस। वो सीक्वेंस इस तरह होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको नंबर मिलते हैं A1 A2 A3 एंड अप टू AN, तो आपका जो आउटपुट होना चाहिए वो इस तरह होना चाहिए कि जो A1 है इट शुड बी लेस देन A2 एंड A2 शुड बी लेस देन A3, लेस देन और इक्वल टू, एंड A3 शुड बी लेस देन A4 एंड सो ऑन, और AN-1 शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू AN। तो ये जो अप्रोच होगी, ये जो सेट ऑफ रूल्स होंगे जो इस इनपुट को इस आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे, वो एक एल्गोरिथम कहलाता है और उसको हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम कहते हैं। और सॉर्टिंग एल्गोरिथम सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे हैं। सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, शेल सॉर्ट, एक लंबी लाइन है सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि कौन सा एल्गोरिथम कब यूज़ किया जाए, इनमें से सबसे बेस्ट एल्गोरिथम कौन सा है। अगर आप किसी से भी सवाल करते हैं कि सबसे बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम कौन सा है, तो कोई आपको जवाब नहीं देगा। एक्चुअली बात ये है कि डिफरेंट सिनेरियोज़ में डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स अच्छा आउटपुट देते हैं। कभी इंसर्शन सॉर्ट अच्छा चलता है, कभी मर्ज सॉर्ट अच्छा चलता है, कभी हीप सॉर्ट अच्छा चलता है, कभी क्विक सॉर्ट अच्छा चलता है। अब ये हमें पता होना चाहिए कि किस सिनेरियो में कौन सा एल्गोरिथम ज़्यादा सूटेबल है। यानी इस बात को आप इस तरीके से समझ लें कि एक काम करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। अब मुझे मिसाल के तौर पे यहाँ से सदर जाना है। अब सदर जाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं बाइक पे चला जाऊँ, एक तरीका ये है कि मैं गाड़ी में चला जाऊँ, एक तरीका ये है कि मैं अब गाड़ी भी या तो अपनी हो सकती है या किराए की गाड़ी करीम या उबर में करके चला जाऊँ। एक तरीका ये है कि मैं सदर तक के लिए एक प्राइवेट जेट करा के चला जाऊँ। एक तरीका ये है कि मैं एक बस लूँ और बस में चला जाऊँ। अब ये बहुत सारे तरीके हैं, पैदल भी जाया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा तरीका सूटेबल है? जो एंड रिज़ल्ट है, जो आउटपुट है, वो तो सबका सेम है। तो ये डिपेंड करता है कि मैं क्या चाह रहा हूँ। मैं जल्दी पहुँचना चाह रहा हूँ तो मैं बाइक पे जा सकता हूँ, लेकिन मैं कंफर्ट भी चाह रहा हूँ तो मैं गाड़ी में जा सकता हूँ। अब वो कंफर्ट लेवल कितना होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए तो एसी वाली गाड़ी में जाऊँगा। बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट चाहिए मुझे, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करना है, तो मैं जेट करा के भी जा सकता हूँ। सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपने अकेले जाना है या 50 लोगों को साथ लेके जाना है? अब अगर 50 लोगों को साथ लेके जाना है तो फिर तो बाइक लेना या कार लेना सूटेबल नहीं है, फिर आपको बस करानी पड़ेगी। तो डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज़ होते हैं और उनके हिसाब से एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो जो सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है वो आप अडॉप्ट करते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। रनिंग टाइम ऑफ अ प्रोग्राम इज़ बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और ये जो रनिंग टाइम ऑफ अ प्रोग्राम है, ये एज अ फंक्शन ऑफ द साइज़ ऑफ इनपुट है। यानी अगर इनपुट बढ़ाने से टाइम बढ़ता चला जा रहा है तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। अगर मैं मिसाल के तौर पे, आजकल जैसे हम लोग घर पे ही हैं, तो अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा एक दिन में
5 जोड़े कपड़े धोता है, तो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि वो 2 दिन में कितने कपड़े धोएगा, तो आप कहेंगे 10। अगर मैं आपसे कहूं कि वो 10 जोड़े कपड़े कितने दिनों में धोएगा, तो आप कहेंगे 2 दिन में धोएगा, क्योंकि वो एक दिन में 5 जोड़े कपड़े धोता है। या सवाल इस तरीके से कर लेते हैं कि एक बंदा एक दिन में 5 रोटियां पकाता है, तो अगर मैं उसको 10 रोटियां पकाने का टास्क दूं तो वो कितने दिन लगाएगा, तो आप कहेंगे 2 दिन लगाएगा। तो यानी नंबर ऑफ इनपुट बढ़ने से टाइम बढ़ता चला जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि एल्गोरिथम सेम ही है, बंदा एक ही है, वो चेंज ऐसा नहीं है कि 2 बंदे आ गए। 2 बंदे आते हैं तो फिर वो डिफरेंट एल्गोरिथम हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि वो एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होने के लिए कितना स्पेस ले रहा है, कंप्यूटर मेमोरी कितनी यूटिलाइज कर रहा है। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं तो बात आपको मज़ीद क्लियर होगी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर फॉर का एक लूप लगा रहा हूँ। अगर मैं लिखता हूँ फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और इसमें जनाब मैं लिख देता हूँ, सपोज़ हम जावा में कोडिंग कर रहे हैं, मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्लीज़ वेकअप। सपोज ये हमारा प्रोग्राम 1 है। हमारे पास एक और प्रोग्राम है, प्रोग्राम 2। इसके अंदर मैं करता ये हूँ कि मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्लीज़ वेकअप। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ और ये लाइन में 3 दफ़ा यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रोग्राम 1 का क्या आउटपुट है, तो आप बताएंगे कि 3 दफ़ा लिखा हुआ आएगा प्लीज़ वेकअप। अगर मैं आपसे कहूँ प्रोग्राम 2 का क्या आउटपुट है, तो आप कहेंगे जनाब सर 3 दफ़ा लिखा हुआ आएगा प्लीज़ वेकअप। यानी प्रोग्राम 1 और प्रोग्राम 2 का आउटपुट सेम है, दोनों में डिफरेंस क्या है। या मैं आपसे सवाल ये करूं कि कौन सा प्रोग्राम जल्दी चलेगा, तो आप मुझे सर आप मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के जवाबात देंगे। तो मैं आपको ये बताऊं कि प्रोग्राम 1 इज़ स्लो एज़ कंपेयर टू प्रोग्राम 2 एंड प्रोग्राम 2 इज़ फास्ट एज़ कंपेयर टू प्रोग्राम 1। क्यों? इसलिए कि ये जो प्रोग्राम है ये प्रिंट कर रहा है 3 दफ़ा, और ये भी प्रिंट कर रहा है 3 दफ़ा, लेकिन ये प्रिंट करने के साथ साथ 3 दफ़ा इंक्रीमेंट भी कर रहा है, 3 दफ़ा कंडीशन चेक भी कर रहा है, और 1 दफ़ा इसने वेरिएबल इनिशलाइज भी किया। तो ज़ाहिर है प्रोग्राम 1 ज़्यादा टाइम लेगा एज़ कम्पेयर टू प्रोग्राम 2। लेकिन ये जो प्रोग्राम 2 है ये प्रोग्राम 1 से स्पेस ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहा है, और जितना ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, मिसाल के तौर पे मैं 3000 टाइम्स प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो अब ये तो 2 लाइनों में ही 3000 टाइम्स प्रिंट कर देगा, लेकिन यहाँ पर मुझे इस अप्रोच को यूज़ करते हुए, यानी विदाउट यूजिंग फॉर लूप, अगर मैं ये काम करना चाहता हूँ तो मुझे 3000 लाइंस लिखनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फास्ट है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से ये स्लो है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, और ये फास्ट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब भी हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख रहे होते हैं तो हमें दोनों चीज़ें देखनी होती हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी।
फिर एक और चीज़ जो हमें रिलेटेड टू एन एल्गोरिथम समझनी होती है कि हर एल्गोरिथम का कोई ना कोई वर्स्ट केस होता है, हर एल्गोरिथम का कोई ना कोई बेस्ट केस होता है, और हर एल्गोरिथम का कोई ना कोई एवरेज केस होता है। वर्स्ट केस से मुराद जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने सर्चिंग करनी है, अब मैं अगर कोई चीज़ ढूंढ रहा हूँ कहीं भी, एक जगह पे मैंने कोई बुक्स रखी हुई है लाइन से, अब मैं बुक ढूंढ रहा हूँ, उनमें से कोई बुक ढूंढ रहा हूँ, तो वर्स्ट केस ये है कि जो बुक मैं ढूंढ रहा हूँ वो सबसे आखिर में रखी हुई है। बेस्ट केस ये है कि बिल्कुल शुरू में पहली बुक ही वो मिल जाए जो कि मैं ढूंढ रहा हूँ, और एवरेज केस ये है कि वो ना वेस्ट हो ना वर्स्ट हो, बल्कि मिडिल में कहीं रखी हुई है। तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम के भी वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम को सॉर्टेड नंबर ही दे दें तो वो उसका बेस्ट केस हो सकता है। रिवर्स ऑर्डर में दे दें उसे, यानी असेंडिंग को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करें और डिसेंडिंग को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करें तो वो उसका वर्स्ट केस हो सकता है, और एवरेज केस कोई रैंडम नंबर्स हो सकते हैं। तो हर एल्गोरिथम के कुछ कोई ना कोई वर्स्ट केस होता है, कोई ना कोई बेस्ट केस होता है, और कोई ना कोई उसका एवरेज केस होता है। तो यहाँ तक हम बात ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस